सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। चाणक्य नीति पढ़ रहे थे। चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय तक 18 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज 19 श्लोक देखेंगे। 18 श्लोक में पढ़े थे जिस प्रकार पुरोहित अपने मतलब अतिथि के बारे में बताया गया था कि अतिथि को अपना काम हो जाने के बाद वहाँ रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो अपमान सहना पड़ सकता है। काम हो जाए उसके बाद निकल जाना चाहिए। इस पर एग्जाम्पल दे के बताए थे। जैसे पशु छोड़ देता है जंगल में जब आग लग जाता है, तो पुरोहित छोड़ देता है जब पूजा दक्षिणा वगैरह सब हो जाता है। तो इस तरह से बताए थे चाणक्य जी। आज देखते हैं, आज द्वितीय अध्याय पूरा हो जाएगा, 2 श्लोक बचा हुआ है। अगले बार से अगले वीडियो में फिर तीसरी अध्याय बताएंगे। देखते हैं आज। दुराचारी दूरादृष्टि दूरवासी च दुर्जन यन मैत्री क्रियते पुंभिर्नर शीघ्रम विनश्यति। इसका अर्थ हुआ कि दुराचारियों बुरी दृष्टि वाले, बुरे स्थान में निवास करने वाले तथा बिना किसी कारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले से मित्रता करने वाला व्यक्ति तुरंत नष्ट हो जाता है। यानी चाणक्य यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति को अगर मित्रता करना चाहिए तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जिससे मित्रता कर रहे हैं उसका गुण अवगुण हमारे अंदर आता है, प्रवेश करता है। इसलिए ये बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि मित्रता जब भी करो जांच परख करके करो। तो बोल रहे हैं कि किससे नहीं करना चाहिए मित्रता। तो जो दुराचारी है, बुरी दृष्टि वाले हैं, दुष्ट है, बुरे स्थान में निवास करता है, जहाँ जुआ खेलता है वहाँ निवास करता है, जो वेश्यागमन होता है वहाँ निवास करता है, और भी इस तरह के बहुत सारे अड्डे हैं बुरे स्थान, वहाँ पर निवास करता है, चोरी करता है, लूट करता है, इस तरह से। अब बिना किसी कारण दूसरे को हानि पहुँचाते हैं, अब बिना और दूसरे को हानि भी पहुँचाते रहता है हमेशा। तो ऐसे से मित्रता नहीं करना चाहिए, ना तो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा मतलब क्या, मृत्यु को प्राप्त होगा? नहीं। अब मृत्यु मतलब शरीर केवल मर जाने को मृत्यु नहीं बोलते हैं। आप जब गलत कर रहे हैं तो आपका आंतरिक ज्ञान जो है ना वो आपका विकसित नहीं हो पाएगा, आंतरिक उन्नति नहीं हो पाएगा, आंतरिक आनंद नहीं मिल पाएगा। आप ऊपर ही ऊपर शारीरिक जीवन जीते रहेंगे। तो शारीरिक जीवन जीना ही मृत्यु के समान है, नरक के समान है। इसलिए आप नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। केवल बुरी आदत के बारे में सोचते रहेंगे, जैसा जिसके साथ दोस्ती करेंगे वो ऐसा ही सोचते रहेंगे। तो ये नरक ही है, नष्ट ही होना है और मृत्यु को प्राप्त ही होना है। तो मान लीजिए चोर से करते हैं तो दिन भर चोरी का ही प्लानिंग करते रहेंगे, कैसे क्या प्लान करना है, कैसे चोरी करना है। तो ऐसा जीवन ये नष्ट ही तो हो रहा है, और क्या जीवन होता है। तो ये सबसे बहुत सोच समझ कर दोस्ती करना चाहिए। दोस्ती हमेशा अपने से जिससे हम कुछ सीख सकते हैं उससे दोस्ती करना चाहिए। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति से करना चाहिए, सज्जन व्यक्ति से करना चाहिए, ना तो कि दुर्जन व्यक्ति से। जो प्रेममय है उससे करना चाहिए दोस्ती। जो वास्तव में मित्रता को समझता हो उसके साथ करना चाहिए दोस्ती। आगे देखते हैं। दोस्ती के नाम से सुदामा और कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये दोस्ती का प्रकाष्ठा है, उन्नत किस्म का दोस्ती है। जबकि कर्ण और दुर्योधन के दोस्ती में क्या है, ऐसे दोस्ती कर्ण दुर्जन से दोस्ती कर लिए, दुष्ट से कर लिए, इसलिए कर्ण को भी फल को भुगतना पड़ा। कल कर्ण भी नष्ट हो गए। सत्य के साथ न देगे असत्य के साथ दिए। तो इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पिछले कहानी में भी कैसे कैसे हुए। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कृष्ण और सुदामा ही है कि जब सुदामा से मिलते हैं कृष्ण भगवान तो वो अपने जैसे नहीं मिलते हैं, वो सुदामा बन के मिलते हैं। वो राजा थे, वो चाहते तो राजा के वेशभूषा में मिल सकते थे, बाकी सुदामा के वेशभूषा में ही मिले, ताकि सुदामा को कुछ ऐसा नहीं लगे कि हम कुछ बड़े हो गए हैं। नहीं, तुम्हारे जैसे ही हैं, सब एकदम नंगे पैर चले, सब जो भी रहता है कपड़ा लत्ता वो सब गिर गया था दौड़ते दौड़ते। तो इस तरह से वो उनके जैसे ही मिले ताकि कोई भी मित्रता खटपास नहीं हो, मन में कुछ भी हमारे प्रति विभेद न हो। महात्मा गांधी भी समाज से जुड़ना चाहें तो वो भी अपने काला पैंट कोट ये सब उतार के और साधारण जन जैसा जीवन व्यतीत करे ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हो। आज देख सकते हैं
तो इस तरह से बोलते हैं कि अच्छे व्यक्ति से ही हमेशा दोस्ती करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी अच्छे गुण सद्गुण आए। आगे देखते हैं श्लोक। समाने शोभते प्रीति राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते गृह। यहाँ बोला जा रहा है कि प्रेम बराबर वालों में, प्रेम देखिए क्या बोला है, प्रेम बराबर वालों में अर्थात समान आयु वंश विद्या और आर्थिक स्थिति वालों में ही जचता है। प्रेम बराबर वालों में, अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य है। चाणक्य जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्रेम जब भी करना चाहिए बराबर वालों में ही करना चाहिए, जबकि प्रेम तो ऐसा नहीं बोलता है। प्रेम तो, प्रेम का अर्थ ही है प्रेम सभी से करना, प्रेम स्वयं से होता है, अहंकार मुक्ति से होता है। मगर यह साधारण तल के प्रेम की बात किया जा रहा है, यहाँ ऊंचा प्रेम की बात नहीं किया जा रहा है। ये दो व्यक्तियों के संबंध के बीच प्रेम की बात कर रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध के बीच बात कर रहा है। एक तरह से यहाँ पर संबंध हुआ बात किया गया है, ताकि पति पत्नी, ताकि जो भी दूल्हा होता है दुल्हन से प्यार करती है, शादी के पहले जो हो जाता है प्यार वगैरह ये सब करते हैं, ये सब उनकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं चाणक्य कि प्रेम हमेशा जो है ना बराबर वालों में ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब बताते हैं, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम मान लीजिए कि एक ऊंचा है एक नीचा है। ऊंचा नीचा मतलब यहाँ आर्थिक स्थिति से ले लेते हैं, आर्थिक स्थिति से एक गरीब है एक अमीर है, और यहाँ पर प्रेम हो गया दोनों में, तो प्रेम तो हो गया, खूब अच्छा से रह रहा है। बाकी एक समय ऐसा आएगा ना कि वो प्रेम टूटेगा ही टूटेगा। वो क्या होगा? टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि वो रिश्तों में जो होता है ना, वो एक सीमा के बाद जो ना वो उसमें विकार आ ही जाता है, क्योंकि वो सही रिश्ता प्रेम का रिश्ता नहीं होता है, वो संबंध में प्रेम का रिश्ता नहीं होता। तो एक समय ना रहते रहते एक समय वो बिंदु आता ही है। अब आता है तो हाँ वो कटने के लिए शुरू हो जाता है सब। हम ये किए, हम वो किए, हम ये किए, हाँ तुम्हारा पास कुछ नहीं था वगैरह वगैरह, तुम गरीब था इसलिए हम, गरीब था फिर भी हम प्रेम किए इतना, और इस तरह से उसको बुरा भला कहेगा। ये होगा ही होगा। कोई कतनों कहता है कि हम प्रेम करते हैं तुमसे बहुत, बाकी ये होने वाला नहीं है, ये टूट के रहेगा, टूट के नहीं रहेगा तो घुटन भरा रहेगा। तो इस तरह से देखने को मिलता है। नहीं तो प्रेम तो किसी से कर सकते हैं। यहाँ चेतावनी दिए हैं इस कारण से कि कोई एक दूसरे के आभारी नहीं माने, एक दूसरे को उपकारी बोल दें कि हम तुमको किए हैं, हम तुमको ऐसा किए। तो इस तरह का संबंध में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, जबकि हो जाता है। इसलिए बोलें कि जब भी भाई तुम अगर संबंध बढ़ाना ही चाहते हो तो अपने से बराबर वाले में करो, समान आयु को होना चाहिए, आयु भी समान होना चाहिए, तो वहाँ भी भेद उत्पन्न होगा। वंश भी अच्छा होना चाहिए दोनों का, तो एक बड़ा वंश का रहेगा छोटा वंश का रहेगा, तो उसमें भी होगा हम ये वंश के हैं, हम ये जाति के हैं, ऐसे फलना ढकना क्या क्या करते रहता है। तो इस तरह का है। हाँ, वंश आचरण है। विद्या में भी कौशल होना चाहिए। अगर एक का विद्या है, पति का विद्या है, पत्नी का विद्या ना है, तो वहाँ पर पत्नी का नेसेसरी शोषण होगा। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है शोषण। इसलिए तो पुरुष ज़्यादातर ऐसे ही महिला से विवाह करता है जो उससे निम्न कोटि का है, अपने पढ़ा हुआ पूरा नौकरी किया हुआ है, बाकी उसको चाहिए मैट्रिक या इंटर पास लड़की, ताकि हमको खूब सेवा करे, खूब पैर दबाएं, सास ससुर की खूब सेवा करें। सेवा करना अच्छी बात है, बाकी शोषण के व्यू से करना ये गलत चीज़ है। अपने से बराबरी वाला में क्यों नहीं करते हैं भाई? अपने से बराबरी वाला में करिए, तब पता चलता है। टक्कर की लड़ाई होगा तब ना। तो समान आयु वंश विद्या और आर्थिक स्थिति वालों में ही जचता है। ये चुनौती दे रहे हैं। किसके लिए बोला जा रहा है? साधारण के लिए बोला जा रहा है। अगर तो उच्च कोटि का है ना, तो उसमें तो ये सब रहता ही नहीं है, अमीर है गरीब है, कौन वंश का है, कौन जाति का है, कौन सा कलर का है, ये सब नहीं जचता है। प्रेम प्रेम होता है। बाकी उस प्रेम, वो ऐसा प्रेम करने के लिए उच्च कोटि के योगी होना चाहिए। जो योगी होगा वही ये सब कर सकता है, साधारण आदमी नहीं कर सकता है। साधारण आदमी तो दिखाने के लिए कुछ पल तक, कुछ दिन तक, कुछ वर्ष तक कर सकता है, मगर हमेशा जो होता है ना वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्थितिप्रज्ञ पुरुष नहीं होते हैं। स्थितिप्रज्ञ पुरुष ही प्रेम कर सकते हैं सभी से समान रूप से। तो ये नॉर्मल आदमी के लिए यहाँ पर बोला गया है। आप समझ रहे होंगे बताने का मेरा आशय। सेवा किसी सरकारी विभाग में ही करना चाहिए। अब देखिए चाणक्य भी बोल रहे हैं कि सेवा भी करना चाहिए, तो किसको करना चाहिए? सरकारी विभाग में ही करना चाहिए। अच्छा, सरकारी विभाग में क्यों, प्राइवेट विभाग में क्यों? क्योंकि आप जब प्राइवेट विभाग में करते हैं ना नौकरी काम, तो केवल एक निजी व्यक्ति के लिए करते हैं, केवल उसका फायदा होता है। बाकी जब आप सरकार के लिए काम करते हैं, राजा के लिए काम करते हैं,
तो वो पूरे देश हित में होता है। आप जब प्राइवेट करते हैं तो कोई एक निजी व्यक्ति से संचालित हो रहे होते हैं। बाकी अगर राजा का काम करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काम करते हैं, देश का काम करते हैं, तो वो देश का काम होगा बराबर रूप से। और उसमें अगर काम करते हैं तो आपको कोई चीज़ आप शोषण भी नहीं करने वाला है। बाकी प्राइवेट में जो है ना, निजी में शोषण करता है, काम भी ज़्यादा करता है और पैसा भी कम देता है। तो इस तरह से चाणक्य बोल रहे हैं कि सेवा जब भी करो ना, सरकारी ही करो। सरकारी करने से तुम्हारा भी भला होगा, देश का भी भला होगा। कोई एक निजी व्यक्ति का भला नहीं होगा, पूरा देश का भला होगा। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि सेवा किसी नहीं तो अपना व्यवसाय करिए, समाज में अच्छा अच्छा चीज़ स्टार्टअप करिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो, पर्यावरण को फ़ायदा हो, देश और संस्कृति धर्म की फ़ायदा हो। तो इस तरह से करना चाहिए। समझ गए होंगे सरकारी विभाग में ही क्यों करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कोई प्राइवेट है जो समाज हित में, लोक हित में काम कर रहा है तो उसमें आप काम कर सकते हैं। वो सरकारी की योग्यता ही, सरकारी के स्तर की योग्यता ही रखता है, तो उस तरह का कंपनी वगैरह ये सब में आप काम कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत बड़ी चैलेंजेज है आज के समाज में कि क्लाइमेट चेंज से पूरे विश्व पृथ्वी गुजर रहा है। तो ऐसा काम चुनना चाहिए ताकि कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो सके। उसका समाज में उपयोगिता है या नहीं, केवल काम करने से नहीं होगा। वो काम अच्छा है कि नहीं, वो देखना होगा कि उस काम करने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो रहा है, लोगों के मन पर क्या प्रभाव हो रहा है। ऐसे ही सरकारी या प्राइवेट है तो काम नहीं कर लेना, उसको हर स्तर से देखना चाहिए। हमारे मन पर क्या प्रभाव कर रहा है, हम विकास कर पाएंगे कि नहीं इस काम से। केवल काम महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पड़ने वाला इफेक्ट महत्वपूर्ण है, प्रभाव महत्वपूर्ण है। अभी तो काम कर लिए या फिर बाद में इफेक्ट उसका गलत चीज़ है तो क्यों करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो सेवा किसी भी सरकारी विभाग में ही करनी चाहिए। अब बता दिए कहाँ क्या करना चाहिए, प्राइवेट में भी कर सकते हैं अगर वो लोक हित में काम कर रहा है अच्छा तो। और निपुणता लोक व्यवहार में दिखानी चाहिए तथा सुंदर स्त्री को अपने घर में यथार्थ पर्दे में ही रहना चाहिए। देखिए यहाँ एक गलत बोला जा रहा है कि यहाँ पर पर्दे में ही रहा जा रहा है, यहाँ ट्रांसलेट गलत किया गया है। ट्रांसलेट गलत किया है, देखिए यहाँ पर संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ दिया है वाणिज्यम व्यवहारेषु, ये तो दूसरा श्लोक का है। दिव्य स्त्री शोभते गृह, दिव्य स्त्री मतलब जो अच्छे गुण वाला स्त्री है ना, उससे गृह हमारा जो है ना धन्य धन्य हो जाता है, सभी परिवार धन्य हो जाता है, समाज धन्य हो जाता है, उस गांव में रहने वाले लोग, देश में रहने वाले लोग धन्य हो जाता है अगर स्त्री अच्छा हो। किस दिव्य गुण की बात किया गया है, यहाँ सुंदरता वगैरह की नहीं बात किया है। सुंदरता मतलब क्या, सुंदरता मतलब तो कलर नहीं होता है। कलर कोई भी लाल है, हरियर है, पीला है, काला है, गोरा है, तो उससे अच्छा और बुरा का कैसे पता चलता है। कलर कलर होता है, कलर है, अलग अलग प्रकार के कलर है, इसमें अच्छा और बुरा जैसा क्या बात है। तो यहाँ पर उसकी बात ही नहीं किया गया है। यहाँ पर सुंदर का भी अर्थ हुआ जिसका मन सुंदर है, तन नहीं। तन सुंदर है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, मगर यहाँ पर हम बोल दिए कि कलर से तन सुंदर और असुंदर का निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। चाणक्य तो बोलते हैं कि विवाह कभी करना चाहिए तो गुणवान स्त्री से करना चाहिए। अगर वेश्या सुंदर भी है तो उसे नहीं करना चाहिए, जो गुणवान है उससे करना चाहिए, जो धार्मिक है उससे विवाह करना चाहिए। तो यहाँ तो उनके श्लोक से ही पता चल रहा है। पर्दा पर रहने के लिए क्यों बोलेंगे, उस समय तो पर्दा रहता भी नहीं था। तो यहाँ पर ट्रांसलेट में गलती किया गया है, यहाँ पर श्लोक में भी नहीं लिखा गया है पर्दा। दिव्या स्त्री शोभते गृह है, इसमें कहाँ पर्दा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर गलत बताया गया। तो अब फिर से समझ लिए कि सुंदर स्त्री को अपने घर में ही, यहाँ पर गलत किया है पर्दा, अपने घर में ही रहना चाहिए, ये सब गलत दिया गया है। यहाँ पर अर्थ हुआ कि दिव्य स्त्री, सुंदर स्त्री गुण से, किससे, गुण से। सुंदर अगर स्त्री है, कोई चरित्रवान है, धार्मिक है, उच्च कोटि के महिला है, अपने अपने संतान को, समाज को, हर तरह चीज़ को लीडिंग करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए क्या है उसमें गुण है, क्वालिटी है, हर तरह के काम कर सकता है। तो ऐसा सुंदर स्त्री पाकर परिवार, समाज धन्य धन्य हो जाता है। उस पर क्या करना चाहिए, उसको बहुत ही क्या करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको बड़ाई करना चाहिए, उसको प्रसिद्धि को फैलाना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में और भी स्त्री जो होता है ना वो उत्तम क्वालिटी के हो, उत्तम गुण के हो। तो इस तरह से आज समाज में क्या देखने को मिल रहा है, आज बोल रहे हैं कि लड़का लड़की एक है, स्त्री पुरुष एक है, और वही पुरुष के, स्त्री पुरुष के एक है, इस कारण से पुरुष सिगरेट पीता है तो आज लड़कियां भी सिगरेट पी रहे हैं। आप कर सकते हैं बराबरी, पी सकते हैं, मगर ऐसा क्यों, आप ऐसा पी के आप उत्तम हो रहे हैं,
नारी सशक्तिकरण का बढ़ावा मिल रहा है, नारी सशक्तिकरण और कमज़ोर हो रहा है। नारी सशक्तिकरण तभी होगा जब सब कोई क्या करेगा, सब कोई आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ेगा। आप उपनिषद, वेद, भगवद गीता की ओर आएंगे, महान महान पुरुष के पढ़ेंगे, अविद्या को जानेंगे, भौतिक ज्ञान, अभौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सब पढ़ेंगे, तब होगा। आपको कोई बचा सकता है तो बचा सकता है केवल ज्ञान, और नहीं तो शोषण तय है। तो स्त्री के लिए एक बहुत ही संदेश है, स्त्री के लिए एक बहुत ही अच्छी चाणक्य नीति बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी क्या है हमारे लिए संदेश है, छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं कि स्त्री को दिव्य गुण वाला होना चाहिए। इसी तरह से पुरुष को भी होना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों अगर सभ्य होंगे तो आने वाले हमारे जनरेशन पीढ़ी दोनों वो भी सभ्य होंगे। एक अच्छा समाज बनेगा, उन्नत समाज, प्रेममय समाज बनेगा, जहाँ कोई छल कपट नहीं होगा, कोई किसी से हिंसा वैर नहीं करेगा। तो समाज इस तरह का होना चाहिए। इस तरह का समाज होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, आनंद में रह सकते, प्रेम में रह सकते हैं। हर तरह की स्वतंत्रता होगा, प्रदूषण नहीं रहेगा, समाज एकदम पूरा हरा भरा रहेगा, प्रकृति हरा भरा रहेगा, फला फूला रहेगा, पूरा आनंद में नाचेगा गाएगा। तो इस तरह का होना चाहिए। तो आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? केवल रोटी के लिए। केवल रोटी के लिए पढ़ाई किया जाता है? पढ़ाई मनुष्य बनने के लिए किया जाता है, समझने के लिए किया जाता है, संसार को, प्रकृति को, हम स्वयं क्या हैं इसको जानने के लिए। भाई पढ़ते हैं रोटी के लिए, वो भी सारा गला रोटी। तो पढ़ाई अच्छा से करिए ताकि हम समझ सकें, फिजिक्स को समझ सकें, केमिस्ट्री को समझ सकें, ये है क्या चीज़, संसार बना कैसे, इसका राज क्या है। तो इस तरह से है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सुंदर स्त्री के बारे में समझ गए हो कि सुंदर स्त्री किसे बोलते हैं, जिसमें धार्मिकता है, जिसमें गुण है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष कपट वगैरह नहीं है, प्रेममय है। तो इस तरह के स्त्री को सुंदर स्त्री बोलते हैं। ऐसा स्त्री गृह में क्या आते हैं, शोभा देते हैं, समाज में शोभा देते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। हम लोग देवी को पूजते हैं, इस कारण से पूजते हैं, यही देवी को पूजते हैं जो दिव्य स्त्री हो, उसी को पूजते हैं, नारी शक्ति होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति का प्रतीक भी है नारी। तो आप समझ गए होंगे। और सुंदर स्त्री से ही शादी करना चाहिए। सुंदर मतलब उत्तम गुण का होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको अध्याय 3 की ओर ले जाएंगे। आप चाणक्य नीति का तब तक आनंद लीजिए। धन्यवाद।